आईपीएल 2024 का मैच नंबर 63 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। यह मुकाबला सोमवार शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में बताएंगे आपको अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच क्या कहती है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब गुजरात टाइटंस ने अपना पिछला मुकाबला खेला था तब बहुत सारे रन बने थे, ढेर सारे रन बने थे। गुजरात टाइटंस ने उस मुकाबले में जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में अपने आप को जिंदा रखा हुआ था। तो इस मैच से पहले पिच रिपोर्ट क्या सामने आ रही है? क्या वैसी ही पिच रहने वाली है? क्या बल्लेबाजों को जिस तरीके से मदद मिली थी क्या वैसी ही मदद इस मैच में भी मिलने वाली है? गेंदबाजों के लिए पिछले मुकाबले में कुछ था नहीं, क्या इस मुकाबले में कोई बदलाव हमें देखने को मिलेगा? साथ ही साथ मौसम विभाग ने एक डराने वाली जानकारी दी है। इस मैच पर एक खतरा मंडराने लगा है मौसम विभाग की माने तो वो क्या जानकारी है? वेदर रिपोर्ट में आपको हम वो जानकारी भी देंगे। हेड टू हेड आंकड़े दोनों ही टीमों का जब जब आमना सामना हुआ है तो कौन सी टीम किस पर भारी रही है वो देखेंगे। साथ ही साथ संभावित प्लेइंग 11 पर भी नजर डालेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस एक वीडियो में आपको आईपीएल 2024 मैच नंबर 63 से रिलेटेड तमाम जानकारी मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मैच की बात करें तो यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जाना है। केकेआर के लिए इस मुकाबले के कुछ खास मायने हैं नहीं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ अपने आप को नंबर 1 या नंबर 2 पर रखना चाहेगी, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए इस मैच के काफी ज्यादा मायने हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस वैसे तो प्लेऑफ्स की रेस में कोई उन्हें रख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप गणित समझेंगे, अगर आप जो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण जानेंगे तो आप ये देखेंगे कि गुजरात टाइटंस अभी बाहर नहीं हुई है। गुजरात टाइटंस अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। चांसेस बहुत स्लाइट है, बहुत मिनिमम चांसेस हैं, लेकिन जीरो से बेहतर होता है कि कुछ चांसेस हो। तो गुजरात टाइटंस बैक टू बैक तीसरी बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, और अगर करना है तो भाई ये मुकाबला जीतना पड़ेगा और इसके बाद जो अगला मुकाबला है वो भी जीतना पड़ेगा। और भी सारी चीजें हैं, वो समीकरण आपको अगले वीडियो किसी और वीडियो में बताएंगे। बहरहाल अगर हम बात करें पिच की तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद देती है। बैटिंग फ्रेंडली पिच कंसीडर की जाती है। यहां पर खूब सारे रन्स बनते हैं। अगर पिछले मुकाबले की बात करें जो इस मैदान पर खेला गया था, वहां पर 231 रन गुजरात टाइटंस ने बनाए थे। साई सुदर्शन का शतक था, शुभमन गिल ने शतक जड़ा था। तो भाई बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यहां पर जो पिच बनी हुई है वो काली मिट्टी से बनी हुई है, लिहाजा स्पिनर्स के लिए कुछ है ही नहीं यहां पर। लेकिन स्पिनर्स राशिद खान जैसे हो, स्पिनर्स अगर आपके सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जैसे हो, तो भाई कैसी भी पिच हो, डेड से डेड कंडीशन में भी ये स्पिनर्स मदद जो है कंडीशंस का उठा ही लेते हैं। और इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की तरफ से आपको नूर अहमद दिखेंगे, राशिद खान दिखेंगे, यहां पर आपको सुनील नारायण दिखेंगे, आपको वरुण चक्रवर्ती दिखेंगे। तो भाई एक धमाकेदार मुकाबला हो सकता है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आप पिच रिपोर्ट देख लीजिए कि क्या कहती है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्लेबाजों का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिलता है। यहां के पिच पर गेंदबाजों के लिए कुछ खास नहीं है। ऐसे में यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच काली मिट्टी की होने की वजह से यहां के पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए रन रोकना आसान नहीं होता। वहीं तेज गेंदबाजों को थोड़ी बाउंस है, जिससे वो बल्लेबाजों को खूब परेशान कर सकते हैं। तो भाई पिच रिपोर्ट तो साफ कह रही है कि भाई बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है। और गुजरात टाइटंस के 2 बल्लेबाज, अगर हम स्पेसिफिकली नाम ले साई सुदर्शन और शुभमन गिल, तो वो शतक जड़ के आ रहे हैं इस मुकाबले में। लिहाजा उनसे टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। और अगर टीम को जीतना है तो भाई सलामी बल्लेबाजों को, टॉप के 2-3 बल्लेबाजों को रन बनाने ही होंगे, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स का हर एक खिलाड़ी, मिचेल स्टार्क को छोड़ दे अगर, तो फॉर्म में है। और अगर गुजरात टाइटंस को मैच जीतना है तो भाई टॉप के जो बल्लेबाज हैं उनके लिए रन बनाना
अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो रन बनाएंगे तो फिर बाद में जो बॉलर्स हैं वो इतने सशक्त हैं, वो इतने सक्षम हैं कि वो किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है, कौन सी डराने वाली जानकारी सामने आ रही है। दरअसल मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो आपको बताया, उससे पहले एक दिन पहले क्या हुआ है वहां पर वो आपको बताते हैं। तो यानी रविवार को बारिश की चेतावनी जारी की गई थी और वो भी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई थे। और अब जो सोमवार के दिन मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 20% बारिश की संभावना जताई गई है, 20%। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बारिश हो सकती है मैच के वक्त कुछ देर के लिए हो सके, मतलब हो सकता है कि बारिश आ जाए। और हमने अभी देखा हाल फिलहाल के मुकाबलों में कि बारिश की वजह से कुछ देर के लिए मैच जो है वो बाधित रहे हैं। तो फिर ऐसे में अगर बारिश होए तो फिर आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि भाई 20% चांसेस है कि अहमदाबाद में मैच वाले दिन बारिश हो। और अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो 39 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान रहेगी, तो वहीं शाम होते होते न्यूनतम तापमान जो है वो 28 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगी। सोमवार को मैच वाले दिन अहमदाबाद में तापमान 39 डिग्री के आसपास रहेगा, शाम होते होते तापमान में कमी आएगी। मैच के अंतिम पड़ाव में आते आते तापमान 28 डिग्री तक पहुंच सकता है। 20% संभावना बारिश की जताई गई है, जबकि ह्यूमिडिटी 40% से अधिक होने की उम्मीद है। अब अगर बारिश होती है तो फिर ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन नॉनदलेस इस मुकाबले में बारिश की संभावना जताई गई है। अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं। 4 मुकाबले इन दोनों ही टीमों के बीच खेले गए हैं। आईपीएल 2022 से गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबले खेले जा रहे हैं, क्योंकि 22 में ही गुजरात टाइटंस ने अपना डेब्यू किया था और तब से अब तक 4 मुकाबले खेले गए, जिसमें से दबदबा जो है वो गुजरात टाइटंस का साफ तौर पर आप देख सकते हो नंबर्स में, क्योंकि 4 में से 3 मुकाबले जो हैं वो गुजरात ने जीते हैं और 1 मैच जीतने में कामयाब हुई है कोलकाता नाइट राइडर्स। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक सुनहरा मौका है कि वो इस मुकाबले को जीतकर एटलीस्ट वो हेड टू हेड आंकड़ों में बराबरी कर ले, क्योंकि इस सीजन वैसे भी गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की कोई बराबरी नहीं है। एक टीम नंबर 1 पर है तो वहीं दूसरी टीम बॉटम से तीसरे नंबर पर है, यानी नंबर 8 पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है। तो सबसे पहले गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। पिछले मुकाबले में जो आपको प्लेइंग 11 दिखी थी वही प्लेइंग 11 के साथ गुजरात टाइटंस आ सकती है, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल ना हुआ हो, अगर कोई खिलाड़ी निगल की समस्या की वजह से बाहर ना बैठ रहा हो। तो गुजरात की संभावित प्लेइंग 11 में आपको रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की जोड़ी खेलते हुए दिखेगी। शुभमन गिल ने पिछले मुकाबले में शतक जड़ा था और काफ़ी भावुक हुए थे वो शतक लगाने के बाद, काफ़ी एग्रेसिव तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया था। साई सुदर्शन भाई बहुत वक्त से जो है ना वो शतक के करीब तो जा रहे थे, लेकिन शतक नहीं बना पा रहे थे और फाइनली उन्होंने गुजरात के लिए शतक लगा दिया। फाइनली उन्होंने आईपीएल करियर में अपना पहला शतक जो है, पहला सैकड़ा वो जड़ दिया है। पिछले सीजन के अगर फाइनल मुकाबले की बात करें तो 90s में आउट हो गए थे, उसके बाद इस सीजन 80s में भी एक स्कोर है और 70s में एक स्कोर है, 60s में स्कोर है, 50s में स्कोर है, लेकिन फाइनली जो है शतक साई सुदर्शन के बल्ले से आ गया है। और ये कई शतकों का पहला शतक, आप कहते हैं ना कि वन ऑफ मैनी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। साई सुदर्शन ऐसे बल्लेबाज है, कहा जाता है कि भाई रनों के लिए काफ़ी हंगरी बल्लेबाज है, काफ़ी ज़्यादा रन मारते हैं। तो भाई अब शुरुआत हुई, अब देखना होगा कि भाई कितने शतक और कितने जल्दी जल्दी ये शतक लगाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो डेविड मिलर आएंगे। डेविड मिलर, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान। बल्लेबाजी में डेप्थ तो नजर आती है, लेकिन इस सीजन कुछ भी कमाल किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया है। यही रीज़न है ना, यही तो रीज़न है जिस वजह से टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। डेविड मिलर कुछ नहीं खास कर पा रहे हैं, विजय शंकर का बल्ला उतना अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बाद राहुल तेवतिया फिनिशिंग टचेस नहीं दे पा रहे हैं। राशिद खान ने ज़रूर 2 मैचों में बल्लेबाजी अच्छी की है, एक मैच में तो अपने दम पर बल्लेबाजी में मैच जिता दिया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। आखिरी गेंद पर 2 रनों की दरकार
दरकार थी और उस मुकाबले को जिता दिया था और काफ़ी देर तक बल्लेबाजी की थी। उसके अलावा एक मैच में 35 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे थे अपनी टीम के लिए। वो मैच भले ही गुजरात हार गई थी, लेकिन बल्ले से जौहर जो है उन्होंने दिखाया था। तो भाई बैटिंग में डेप्थ नजर आ रही है, लेकिन पता नहीं अप्रोच की कमी है या फिर मैनेजमेंट के लेवल पर कोई अलग बात है, क्योंकि भाई कप्तानी में जब से बदलाव हुआ है, शुभमन गिल को जब से कप्तानी मिली है, तब से टीम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। टीम जो है काफी संतुलित तो दिख रही है कागजों पर, लेकिन वो संतुलन मैदान पर नजर नहीं आ रहा है। उमेश यादव, नूर अहमद, मोहित शर्मा और संदीप वॉरियर आपको ये प्रॉपर गेंदबाज दिखेंगे। मोहित शर्मा ने भाई गजब की गेंदबाजी पिछले मुकाबले में की थी, 3 विकेट लिया था, शानदार गेंदबाजी हुई थी और मोहित शर्मा के लिए वो स्पेल बहुत ज्यादा जरूरी थी भाई। वो स्पेल मोहित शर्मा के लिए बेहद ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि मोहित शर्मा काफी शानदार गेंदबाज है और इस सीजन उनका अच्छा नहीं जा रहा है। शुरुआती कुछ मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसके बाद जो मिड में कोलैप्स कर गए, उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा डिप में चला गया। और फिर एक मैच में तो भाई आईपीएल का शर्मनाक रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम पर दर्ज किया। लेकिन ऐसे में कमबैक वाला स्पेल रहा उनका पिछले मुकाबले में 3 विकेट उन्होंने लिए। राशिद करामती खान ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। नूर अहमद थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन नूर अहमद कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और संदीप वॉरियर भी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 की, तो फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी आपको ओपनिंग करते हुए नजर आने वाली है। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये दोनों ही नहीं चले थे और भाई ये चीज तो तय ऑलमोस्ट होती हुए नजर आ रही है कि जिस मुकाबले में फिलिप सॉल्ट थोड़ी देर के लिए भी टिक जाते हैं, सुनील नारायण उस मैच में बहुत बड़ी पारी खेलते हैं, शतक भी लगाते हैं, वो 50 से ऊपर की पारी खेलते हैं, वो 80 के आसपास की पारी खेलते हैं, वो 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट वाली पारी खेलते हैं। तो फिलिप सॉल्ट की है भाई, की है फिलिप सॉल्ट। अगर सुनील नारायण का बल्ला चलना है तो उसके लिए फिलिप सॉल्ट को थोड़ी देर के लिए मैदान पर टिकना होगा और इस सीजन इन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप करी हुई है। इस सीजन अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रक्टिव पेयर्स में इनका नाम बहुत टॉप पर आ सकता है और आता है। और अगर आगे हम बढ़े तो वेंकटेश अय्यर कंसिस्टेंटली केकेआर के लिए रन बना रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी अच्छे रन्स थे इनके, 40-42 रन इन्होंने लगाए थे 200 की स्ट्राइक रेट से। श्रेयस अय्यर पिछले मुकाबले में नहीं चल पाए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए ये सीजन नॉट सो बैड नॉट सो गुड वाला रहा है। कुछ अच्छी पारियां बीच में आई है, 50 से ऊपर की पारियां इनकी रही है। फिर कुछ ऐसी भी पारियां आई हैं जिसमें इन्होंने रन बॉल पारियां खेली है, लेकिन वो पारी 30 रनों की, 40 रनों की, 50 रनों के आसपास की रही है। उसके बाद रमनदीप सिंह, भाई पिछले 2 मुकाबलों से रमनदीप सिंह जो है वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में बहुत बड़ी पारी नहीं खेली थी, लेकिन 8 गेंदों की वो पारी थी, 17 ऑड रन इन्होंने कुछ लगाए थे। फील्डिंग शानदार कर रहे हैं रमनदीप सिंह। तो टीम के लिए दोनों डिपार्टमेंट में वो अच्छा कर रहे हैं। रिंकू सिंह और आंद्रे रसल उसके बाद आएंगे। ये सीजन रिंकू और आंद्रे के लिए मेमोरेबल सीजन नहीं है, लेकिन भाई टीम अच्छा कर रही है, इसीलिए सब भला है भाई, सब चंगा है। अगर टीम अच्छा कर रही है तो फिर कौन सवाल उठाएगा। तो वही वाली बात है, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल को अब थोड़ा अपने आप को पुश करने की जरूरत है, थोड़े बेहतर पारी खेलने की जरूरत है, क्योंकि टीम अब पहुंच चुकी है प्लेऑफ्स में। यहां से आप 2 मैच आप छोड़ दीजिए जो बचे हुए हैं लीग स्टेज के, जो लीग स्टेज के मुकाबले, अगर इन मुकाबलों को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद सिर्फ 2 मुकाबले आपको जीतने हैं और आप बन जाएंगे तीसरी बार चैंपियन। तो भाई वो तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए आपको 2 मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। आप जो क्वालिफायर 1 खेलोगे उसमें बेहतर परफॉर्म करो, डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाओ और फाइनल में आप बेहतर परफॉर्म करो और आप चैंपियन बन जाओ। तो बस सिर्फ 2 मुकाबलों की बात है और ये 2 बल्लेबाज अगर अपने रंग में आ जाए तो यू नेवर नो, 2 बार की चैंपियन, 3 बार की चैंपियन बन जाएगी। मिचेल स्टार्क, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, भाई गेंदबाजी काफी शानदार है, जिसमें से हर्षित राणा आपके विकेट टेकर हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आप देखेंगे वरुण चक्रवर्ती इनके पास है, मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। पिछले सीजन इनकी मिस्ट्री जो है वो डिकोड कर ली गई थी, लेकिन इस सीजन इनकी मिस्ट्री कोई पकड़ नहीं पा रहा है। लगातार 6 से अंदर की इकोनॉमी में ये गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी 5 से नीचे की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी और लगातार करते आ रहे हैं। एक मैच में करो तो आप कहोगे कि 1 मैच वंडर है, लेकिन ये 1 मैच वंडर नहीं है, ये पूरे सीजन के वंडर है। ये पूरे सीजन कंसिस्टेंटली 6 या 6.5 से नीचे की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। और सुनील नारायण है भाई, सुनील नारायण भी लगातार पिछले कुछ मुकाबलों से 6 से नीचे की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं।
तो भाई टीम के पास सुनील नारायण जैसा शानदार गेंदबाज है, टीम के पास हर्षित राणा है, टीम के पास वरुण चक्रवर्ती है, और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई मिचेल स्टार्क भी है। लेकिन मिचेल स्टार्क क्यों है ये समझ में आ तो नहीं रहा है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि भाई मिचेल स्टार्क इस मुकाबले में, यानी जो मैच नंबर 63 है गुजरात के खिलाफ, उस मुकाबले में मिचेल स्टार्क का मतलब गेंदबाजी उनकी कैसी रहेगी, क्या वो विकेट्स निकालेंगे, क्या वो बेहतरीन स्पेल डालेंगे, जो भी आपको लगता है कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीतकर जैसे तैसे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।